हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेटर्स। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बराबर बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछता है। 5 मार्क्स का यह बराबर बोर्ड में आते रहता है। राउल्ट्स लॉ, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट का जो व्यंजक है, जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, वो निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट साहब का कहना था, इनका जो कथन था वो कथन है, किसी बिलियन में प्रत्येक अवयव का, किसी बिलियन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। उसके मोल अंश या मोल प्रभाज भी कह सकते हैं, उसके मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। उसे राउल्ट्स का नियम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? राउल्ट्स का नियम। उसे राउल्ट्स का नियम कहते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि किसी भी बिलियन में कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ रहे और उस सॉल्यूशन का आंशिक वाष्प दाब जो है, मान ले जाइए यह कोई एक सॉल्यूशन है, यह एक सॉल्यूशन है और इसमें मान ले जाइए जो सॉल्यूशन है वो किसका है? तो H2O का है, यानी जल का, प्लस एल्कोहल का। जल और एल्कोहल का क्या है? यह एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब वाष्प दाब कहता है, जो यहाँ पर हमने उपयोग किया है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है? तो जब किसी बिलियन को आप गर्म करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से क्या दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, हीट यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, तब यह गर्म होगा और यहाँ पे हमने एक ढक्कन लगा दिया, इसको ऐसे पैक कर दिया है। तब यहाँ से जब हीट को दिया जाएगा बिलियन में, तब इससे क्या होंगे? वाष्प निकलेंगे और इस वाष्प, यह जो वाष्प है यह ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर यह वाष्प जाएगा और इस वाष्प से जो भी प्रेशर उत्पन्न होगा उसे ही कहा जाता है क्या? वाष्प दाब। तो जो प्रेशर उत्पन्न होगा यह ऊपर जाने के बाद ढक्कन लगा हुआ, इसीलिए यह फिर से नीचे आएगा, यानी यह जो प्रेशर होगा इसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, इसे ही कहा जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो कह रहा है किसी बिलियन में, यह जो बिलियन है इसमें प्रत्येक अवयव का, तो इसमें अवयव कौन कौन है? एक है H2O, एक है जल, यह पहला अवयव, और यह है अल्कोहल, शराब, यह है दूसरा अवयव। तो जो ये दोनों अवयव हैं, इन दोनों का आंशिक वाष्प दाब, मतलब इन दोनों के कारण जो वाष्प, मान ले जाए अगर जो हमने 100 डिग्री सेल्सियस इसमें दिया, तो क्या जल उबलेगा या वाष्प में बदलेगा। तो जब यह वाष्प में परिवर्तित होगा, तब जब वाष्प में परिवर्तित हुआ तो इससे क्या निकलेगा? वाष्प निकला और उस वाष्प से क्या बनेगा? वेपर प्रेशर। तो मतलब प्रत्येक अवयव, यानी जल से ही तो वाष्प दाब बना, तो जो प्रत्येक अवयव है उसका वाष्प दाब मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। मोल अंश का सीधा समानुपाती हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल अंश के। ठीक है, मोल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कौन? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मोल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यही है राउल्ट का नियम। ठीक है,
जो राल्ट का नियम होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या, हेनरी लॉ। तो यह जो राल्ट का नियम होता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। यह हेनरी लॉ का क्या है, एक स्पेशल केस है, एक महत्वपूर्ण क्या है, हेनरी लॉ का एक विशेष रूप है। ठीक है, जो यह राल्ट का नियम है वो हेनरी लॉ से ही क्या है, बना है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, अब आता है एक्सप्रेशन निकालने के लिए, किसका, तो राल्ट के नियम का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। यहाँ पर जो हमने बताया था कि एक्सप्रेशन फॉर वोलेटाइल लिक्विड। अब प्रश्न आ रहा होगा कि वोलेटाइल लिक्विड किसे कहते हैं, पहले उसे वह पता रहेगा तभी तो हम उसका निकाल सकते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड, तो वोलेटाइल लिक्विड मतलब वाष्पशील द्रव्य। वाष्पशील कहने का अर्थ है कि जब किसी विलयन को आप गर्म करेंगे, जब किसी लिक्विड को आप गर्म करेंगे, ठीक, जब आप एक लिक्विड को गर्म करते हैं तब इससे जो वाष्प बनेगा, अगर जो यह वाष्प में परिवर्तित हो गया तब यह वोलेटाइल लिक्विड कहलाएगा, यानी वाष्पशील द्रव्य। ठीक है, अब आप इसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ से हीट दे रहे हैं, ये क्या है, मान लीजिए H2O है, जल है, तब H2O 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, गर्म होगा, इससे वाष्प निकलेगा, यानी इससे वाष्प निकला, इस लिक्विड से वाष्प निकला, अर्थात यह क्या हो जाएगा, वोलेटाइल लिक्विड। और एक होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड, इसको भी आप देख ले, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं कि जब किसी चीज को आप गर्म करें और उससे वाष्प नहीं निकले, ठीक है, तब वह कहलाएगा नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। जैसे आप शुगर को गर्म कर दे, शुगर को एक कंटेनर में आप लेके क्या कर दे, इसको गर्म करेंगे तो इससे वाष्प नहीं निकलेगा। अगर जो हम इसमें हीट दे भी फिर भी इससे क्या वाष्प नहीं निकलेगा, तो वाष्प नहीं निकलेगा तो इसे यह कहलाएगा नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल का मतलब अवाष्पशील द्रव्य, अवाष्पशील द्रव्य। ठीक है, यह हो गया अवाष्पशील द्रव्य और वो हो गया वाष्पशील द्रव्य। तो जो राल्ट का नियम होता है वह ज्यादातर किस पे कार्य करता है, वो कार्य करता है वोलेटाइल लिक्विड पर। ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड का हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं, यानी व्यंजक देख लेते हैं। तो जो एक्सप्रेशन होगा वोलेटाइल लिक्विड के लिए, वाष्पशील द्रव्य के लिए, मान लिया जाए हमने दो कंपोनेंट लिया, ठीक है, दो लिया। इसका जो मान लिया जाए वेपर प्रेशर, जो राल्ट का नियम कार्य करता है वेपर प्रेशर के लिए, तो इसका जो वेपर प्रेशर है P1 और इसका वेपर प्रेशर P2, और इसका मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं X1 और इसका मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं X2। ठीक है, यह हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, ये हो गया सेकेंड कंपोनेंट, प्रथम अवयव, और यह हो गया द्वितीय अवयव। ठीक है, तो जो राल्ट का नियम है वो क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर है, यह क्या है, वेपर प्रेशर, या P1 और P2 क्या है, वेपर प्रेशर है, और X1 और X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन है। तो जो प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन होता है वह आपस में कैसा संबंध रखता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 और यहाँ पर हो जाएगा P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। ठीक है,
अब प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाया जाता है तब एक कांस्टेंट आता है, ठीक, मान ले जाए P1, और जो कांस्टेंट है वह कांस्टेंट ज़्यादातर K आता है, लेकिन जो रॉल्स का जो नियम है इन्होंने इसमें जो कांस्टेंट का जो मान रखा है वह P0 और जो यहाँ पे है 1 तो 1, ठीक है। तो जो इसके लिए जो कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है, रॉल्ट के नियम में जो कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है वह P0 का प्रयोग किया जाता है, और उसके साथ जो P1 है तो P1 तो P0 1 और इंटू x1, यानी x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक। इसके लिए भी P2, अब मोल इसको इस साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू, और एक कांस्टेंट आना चाहिए, तो कांस्टेंट क्या आएगा, रॉल्ट कांस्टेंट, रॉल्ट का कांस्टेंट क्या है P0, ठीक, और यहाँ 2 लगा हुआ है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक, और x2। यह हो गया हमारा क्या, 2 समीकरण यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो अब इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ा कैसे जाएगा, तो जोड़ने के लिए एक नियम है डाल्टन्स लॉ, क्या है, डाल्टन्स का, डाल्टन ने एक नियम दिया था प्रेशर को जोड़ने के लिए, ठीक है। वह इस प्रकार से है, अगर जो हम इसका P टोटल करना चाहें तो हो जाएगा P1 और P2 को जोड़ के हमने क्या कर दिया, P टोटल, और ये हो गया P01 इंटू x1 और प्लस P02 इंटू x2, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन में आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो x1 यानी मोल फ्रैक्शन, x1 प्लस x2 जो होता है वह क्या होता है, 1 होता है, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दोनों आपस में जुटेगा तो 1 दे देगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो यह हो गया हमारा, एक समीकरण यहाँ पर भी हो गया, यह हमारा मेन समीकरण हो गया, लेकिन हम इस समीकरण को और आगे भी तोड़ सकते हैं। किस प्रकार तोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए P टोटल मतलब सॉल्यूशन का ही होगा, तो P सॉल्यूशन S लिख देते हैं इक्वल टू P01 तो P01 ही रह जाएगा, और x1 को हम कुछ कर सकते हैं, इस x1 का मान यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस x2, ठीक है, 1 माइनस x2, इसी पे रख देंगे 1 माइनस x2 प्लस P02 इंटू x2, ठीक। P सॉल्यूशन, इसको एक बार इससे गुना करेंगे तो P01 और माइनस P01 इंटू x2 प्लस P02 इंटू x2, तो P सॉल्यूशन बराबर हो गया P01, x2 को कॉमन ले लेते हैं तो प्लस x2 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, माइनस P01 बचा और प्लस P02, ठीक, इतना हमारे पास आ गया। अब एक लास्ट स्टेप है P सॉल्यूशन, P01 प्लस x2, इस प्लस वाले साइन को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले साइन को बाद में, तो P02 माइनस P01, यही हो गया रॉल्ट का जो इक्वेशन है। आप यह भी लिखेंगे यह भी सही है, और यह भी लिखेंगे तो यह भी सही है, ठीक है, दोनों आपका सही हो जाएगा। कोई बुक में सॉल्यूशन को तो PS से लिखेगा ही, और P01 की जगह A का प्रयोग करता है, ठीक, प्लस x2 की जगह B का प्रयोग करता है, और इस 2 की जगह फिर B का प्रयोग करेगा माइनस, और इस P01 की जगह A का प्रयोग करेगा, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पर लिख देते हैं वेयर PS जो है हमारा, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और जो x1 है, x2, यहाँ पर जो x2 है वह है, x2 कह सकते हैं, चाहे यहाँ पर हमने क्या लिखा है xb लिखा है,
तो यह हो जाएगा वेपर प्रेशर नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। X2 का है तो सॉल्वेंट का हो जाएगा, ठीक है। और जो PB है यहाँ पर P नॉट B कह सकते हैं या फिर P नॉट टू दोनों हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ, यह P नॉट टू है तो यह हो जाएगा सॉल्वेंट का सेकेंड कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारा है, क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। और P नॉट A या फिर P नॉट 1 दोनों हो जाएगा, यह हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर यह हो गया, सॉल्वेंट के लिए यह हो गया। और ये सब X1 यहाँ कभी कभी X1 दिखेगा या फिर XA दिखेगा, तो यह है किसके लिए, मोल फ्रैक्शन है। यह क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए। सीधा सीधी 1 दिखे चाहे A दिखे वह हो जाएगा सॉल्यूट का, और जब भी 2 दिखे या फिर B दिखे वो हो जाएगा सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। यह हो गया हमारा रॉल्ट्स का इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर निकालना है किसका, सॉल्यूशन का। द वेपर प्रेशर ऑफ मेथाइल एल्कोहल कहने का अर्थ है कितना होता है, CH3OH क्या है, मेथाइल एल्कोहल है, ठीक। तो मेथाइल एल्कोहल के लिए जो वेपर प्रेशर है और जो इथाइल एल्कोहल के लिए वेपर प्रेशर है, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इस दोनों का जो वेपर प्रेशर है वह दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 400 mm ऑफ Hg, 400 mm ऑफ Hg। और जो इथाइल एल्कोहल का जो दिया हुआ है, इथाइल एल्कोहल का दिया हुआ है 600 mm ऑफ Hg, 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो यह दिया हुआ है और निकालना क्या है, mm ऑफ Hg सिर्फ क्या है, प्रेशर का यूनिट है, इससे डरना नहीं है। mm ऑफ Hg जो है वह प्रेशर का सिर्फ यूनिट दिया हुआ है। और जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब X1 का मान दिया हुआ है 0.2 और X2 का मान दिया हुआ है 0.8, ठीक है। तो X1 का मान दिया हुआ है हमारे पास, X2 का मान दिया हुआ है, और यह जो प्रेशर दिया हुआ है यह होता है P01 का मान, यानी पहला जो है वह P01 का मान हो गया, और जो दूसरा जो है यह P02 का मान हो गया, ठीक है। और यह X1 0.2, X2 0.8 हमें दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन है यह जो देखिए P01 हमारे पास कितना है, 400 mm ऑफ Hg, P02 कितना है, 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। इतना इस सब प्रश्न में ही दिया हुआ है। X1 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है देखिए 0.2 और एक X2 का मान दिया हुआ है 0.8, ठीक है। तो अब फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट के नियम से, रॉल्ट का नियम क्या कहता है कि PS यानी सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वह P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। अभी हमने आपको बताया है कि जो मान होता है वह P टोटल का मान कितना होता है, P01 P टोटल का मान P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो P01 इंटू X1, P02 इंटू X2, ठीक है। PS का मान हमें चाहिए, PS का मान चाहिए। तो जो P01 है वह कितना दिया हुआ है, 400 mm ऑफ Hg, 400 गुना X1 का मान दिया हुआ है 0.2, तो 0.2, ठीक है। और एक P02 का मान दिया हुआ है हमारे पास 600 और गुना X2 का मान दिया हुआ है 0.8। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कर देंगे तो ठीक है। तो एक पॉइंट से एक
कैंसिल आउट, और एक इधर 1 पॉइंट से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो गया 40 दूना 80 और 8 छः 48 यानी 480। 80 प्लस 480 कितना हो गया? 560। और जो प्रेशर है वह किस में दिया हुआ था? प्रेशर दिया हुआ था mm ऑफ Hg में। तो जो आंसर आएगा वह भी आएगा mm ऑफ Hg।